सभी देशवासियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना, अंबेडकर नेशन यूट्यूब चैनल से, और आप हमारे चैनल पर देखेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और हमारे जो जितने भी महापुरुष हैं उन्हीं पर हम डिबेट रखते हैं, डिस्कशन रखते हैं और बुद्धिजीवियों के साथ बुला करके उनके साथ बात करते हैं ताकि हमारे बहुजन समाज के लोगों को एक अच्छा मैसेज जाए। जैसे कि हमारे जो आदर्श हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, उसमें जैसे कबीर दास हैं, पेरियर साहब हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, रविदास जी हैं और तथागत बुद्ध हैं। उन्हीं के मुद्दों पर हम डिबेट रखते हैं। तो आप देखिए हमारे बहुजन मुद्दों पर। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रोहित चौहान, सिंगर, एंकर, अंबेडकर नेशन चैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि अंबेडकर नेशन ने बहुजन मूल निवासी, वंचित और महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की आवाज उठाने का बीड़ा उठाया है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल अंबेडकर नेशन में और मैं हूं आपके साथ विशाली प्रसाद। आज से हम लोग एक नया शो शुरू करने वाले हैं, आवाज भारत की। इस एपिसोड में आपको जो भी शो लेके आए हैं, इस शो में हम आपको देश के बारे में बताएंगे और हमारे साथ जुड़े हैं गौतम रत्ना जी, ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं जो हमारे साथ इस चीजों पे अपनी टिप्पणी देंगे और इस बारे में बताएंगे। आपको बता दें कि इस एपिसोड में आपको, इस शो में हम आपको दिखाएंगे कि जो अखबारों की जो खबरें हैं वो काफी ही छोटी रह जाती है। उस मुद्दों को कोई उठाने वाला नहीं है, वो सवाल बन के रह जाते हैं। वो सवाल इतने छोटे, ना ही कोई मेन स्ट्रीम मीडिया उसके ऊपर जांच करती है, ना ही उनके सवालों को उठाती है। आखिर ऐसा क्यों? तो इसी के ऊपर हम लोग सवाल जवाब करेंगे गौतम रत्ना जी के साथ, ये हमें बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे शो पे। मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूंगी कि एक और मौत से भड़के लोग मूर्तियों के साथ भी जलाए, क्या बोलना चाहिए आप इस पे? ये कहाँ की खबर है? ये अमेरिका की। तो आपने पीछे पहले तो सभी देशवासियों को और हमारे बहुजन साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। तो जो सवाल वैशाली जी ने किया है बहुत अहम सवाल है और कहीं ना कहीं अगर हम ये सोच लें कि वो अमेरिका का सवाल है तो हमें क्या लेना देना है, हमें क्या जरूरत है उस पर बोलने की या उसके बारे में सोचने की, तो एक बहुत ही एक गलत धारणा है ये। आपने सुना होगा, मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर भी एक तरह का, जैसे हमारे देश में जातिवाद है, ऊंच नीच की जो प्रथा यहाँ आज भी चली आ रही है देश की 70 साल की आज़ादी के बाद, वैसे ही सिस्टम ये बहुत सारे कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड अलग अलग होता है। तो वैसे ही अमेरिका में जो ये उसको एक तरीके से जातिवादी सिस्टम ही कहेंगे आप, वहाँ पे श्वेत अरस्तु यानी कि जो गोरे लोग हैं और जो श्वेत मतलब गोरे लोग जो फेयर कलर है, जिनका सुंदर दिखते हैं दिखने में, और जो अश्वेत हैं जो काले लोग हैं वहाँ पर, तो जो गोरे लोग हैं वो काले जो लोग हैं उनको हीन भावना से देखते हैं, उनके साथ भेदभाव होता है। और जो ये किस्सा आपने, जो मैं भी पढ़ा हूँ उस अखबार में, ये पीछे एक वहाँ पर एक श्वेत जिनको एक छोटा जाति के रूप में देखते हैं, उनकी पुलिस प्रशासन के अंडर ही वो एक डेथ हुई है, जो कि पुलिस की जिम्मेदारी थी उसमें उसकी जिंदगी की। तो उसमें लापरवाही से वो डेथ हुई, तो वहाँ पूरा देश उसके खिलाफ निकल के आ रहा है। ये काफी टाइम से ये चल रहा है स्टोरी, और वहाँ पे बहुत हालात खराब है अभी अमेरिका के अंदर। तो इसी बीच में फिर एक और इसी तरह का इंसिडेंट हुआ है जिससे कि पूरा अमेरिका एक जो वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ के जो आम नागरिक हैं, वो बहुत बुरी तरीके से भड़क गए। तो लेकिन इसमें हमारे देश से जोड़ने का इसलिए मैंने कही ये बात, क्योंकि अमेरिका की खबर है तो हमारे लोग आदमी तो बोलेंगे हमारे देश का हमको क्या लेना है। लेकिन एक आपको बताऊं, हमारे भारत में भी जो जातिवाद है वहां तो सिर्फ रंग का जातिवाद है। हमारे यहाँ तो रंग का भी ना हो करके एक जो हिंदू ग्रंथों में जो जाति का
कैडर बना दिया, कैटेगरी बना दी गई, उसके ब्याह पे आज भी देश चल रहा है। उसके ब्याह पे अत्याचार होते हैं, महिलाओं पे अत्याचार होते हैं। तो ये जिसको कि हमारे देश में संस्कृति का नाम दिया जाता है और उस संस्कृति को हम धोया है। वैसे कहा जाता है कि भाई हमारे ग्रंथों में लिखा तो वो बहुत, जिन्होंने लिखा वो बड़े महान थे, उन्होंने लिखा तो ठीक ही लिखा होगा। उस पर वो विचार नहीं करते हैं, ना उस पर रिसर्च करते हैं, ना कोई बुद्धि से सोचते हैं। तो ये इस तरह के हालात देश जब तक देख रहा है, लोग देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जब एक लिमिट से ज्यादा होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे देश के हालात भी अमेरिका से ज्यादा बदतर हो जाएं और खराब हो सकते हैं। तो उससे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से इस हमारे देश की सरकार और सभी देशवासियों से ये उम्मीद करता हूं कि इस तरह के जो प्रताड़नाएं होती हैं जाति के नाम पे या महिला के नाम पे, उनको सरकार को बहुत स्ट्रिक्टली रोक लगाने के लिए काम करना चाहिए और लोगों को अपनी मेंटलिटी को बदलना चाहिए कि इस तरह के शोषण और अत्याचार जाति के नाम पे ना करें। अदरवाइज तो हमारे देश में भी अमेरिका से ज्यादा हालात खराब हो सकते हैं और ये डेली हम देखते हैं। तो आप बताइए कोई नेक्स्ट आपका सवाल है तो। एक और सवाल आपके लिए यहाँ पे हाजिर है कि राजनाथ बोले चीन मुद्दे पर किसी को अंधेरे में नहीं रखेंगे, क्या बोलना चाहेंगे आप इस पे? तो आप देखिए कितना, मतलब मुझे तो हंसी आ रही है ये पढ़ के, जो मैं सुबह भी मैं पढ़ा और सोचता रहा कि भाई अब वो राजनाथ जी गृह मंत्री हैं देश के, बताइए। अब वो कह रहे हैं कि भाई चीन के मुद्दे पे हम किसी को अंधेरे में रखें। तो अब मुझे तो बड़ा अच्छा उन्हीं से सवाल किया जा सकता है, वो होते हैं सामने तो मैं तो पूछता, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल है, कोई नेशनल चैनल हमारे यहाँ तो आएंगे भी नहीं, क्योंकि वो भी बड़े पहले नेता लोग तो पहले लेवल देखते हैं ना, किस लेवल का चैनल है, कितने लोग देखने वाले हैं, तब जाकर के उसकी डिबेट में जाते हैं। तो ये तो अपने आप में एक मजाकिया सवाल लगता है मुझे कि जो कह रहे हैं कि भाई हम चीन के मामले पे किसी को धोखे में नहीं रखेंगे। आपने देखा होगा अभी चीन बॉर्डर तक पहुंच गया है और हालात वहां के खराब है दोनों देश के बीच में। तो क्या अब तक जो दूसरे देशों के साथ संधियां होती हैं, या जैसे पीछे बड़ा सारे नेशनल स्ट्रीम मीडिया ने, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं आज के जमाने में, बिकाऊ मीडिया कहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पे पूरा देश ऐसे एक तरफा माहौल बना दिया, जिसमें कि भाजपा, मोदी और इनकी जो सरकारें इतने बड़े स्ट्रांगली एक बड़ा स्ट्रांगली समर्थन लेके सरकार में पहुंचे ये लोग। उसका कारण यही था, वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी नहीं हुई थी, 350 लोग मरे बता रहे थे, लेकिन कहीं वर्ल्ड वाइड वो चीज प्रैक्टिकल रूप में कहीं देखी नहीं गई है कि 350 लोग पाकिस्तान के मरे थे। तो ये तो बड़ा अच्छा अजीब सा टॉपिक है कि भाई वो खुद ही कह रहे हैं कि हम चीन के मुद्दों पे देश को अंधेरे में। तो भाई अभी तक क्या आप जो मुद्दे थे जो विदेशों के साथ, जो क्योंकि वो विदेश मंत्री हैं, तो अभी तक के मुद्दों पर क्या मतलब आप छुपा के रखते थे क्या? ये तो बड़ा अजीब सी बात है, मुझे तो समझ नहीं पा रहा हूँ इस पे क्या बोला जाए। इससे ज्यादा टिप्पणी कुछ खास कर नहीं सकते हैं। वैसे वो भी वो आस्था के पड़े, वो पहले मैंने उनका देखा था, एक वो अपना वो आर्मी के लिए जो डिफेंस के लिए वो हेलीकॉप्टर खरीदा गया, जो मारक क्षमता का जो प्लेन खरीदा गया है हेलीकॉप्टर, उस पर वो जाकर के वो मिर्ची बांध रहे हैं, वहां पर नींबू बांध रहे हैं। अरे यार भाई, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री साहब, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री हैं, तो आप देश चलाने आए या वहां पर जाकर के टोटका करने जाए? तो ये बड़े अजीबोगरीब है, कैसे देश चला रहे हैं मुझे समझ नहीं आता है। इससे पहले किसी मिनिस्टर को कितनी सरकारें हमारे सामने अपने इतने साल के जीवन में बदली हैं, वो चाहे मोदी जी की आई या वाजपेयी भी आए, वाजपेयी तो उतना भी अंधविश्वास फैलाने का काम तो नहीं किया उन्होंने। अब आप बताइए, आप खरीद रहे हो एक मारक क्षमता के लिए एक हथियार, और आप नींबू बांध के बोलोगे कि वो मारेगा किसी को क्या? व्हाट इज दिस? तो ये देश को मैं जहां तक समझता हूँ, भाजपा और ये मोदी और इनकी जो सरकार है, ये अंधविश्वास और जो संस्कृति के नाम पे आज तक देश होता आ रहा है, उसकी तरफ उसको देश को ले जा रही है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है पूरा देश के लिए। आपने बहुत अच्छा बताया, अभी आपने जो अपनी राय दी है वाकई में बिल्कुल सही और लाजमी थी जो उन्होंने हमें बताया। अब मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि अब आपका अगला सवाल ये है कि शादी के 30 मिनट बाद ही नदी में कूद गई दुल्हन, क्या बोलना चाहेंगे आप इस पे? ये भी बड़ा, ये कहीं ना कहीं जो हमारे हम जो पेपर पढ़ते हैं ना,
तो इसको मैं, आप कोई भी केस अगर इसकी गहराई में भी आप जाएंगे, पुलिस पड़ताल करा लीजिए, जांच पड़ताल करा लीजिए, जुडिशियल कमेटी से करा लीजिए, लेकिन जो बात मैं बताने वाला हूं वही इस पर निकल के आएगी, आप देख लीजिएगा। इसका जो इस तरह के जो केसेस होते हैं महिलाओं या लड़कियों के साथ, उसका कारण यह है कि या तो वो लड़की 18 से पहले आप लड़की का शादी नहीं कर सकते, लेकिन हमारे देश में चुपचाप आपके पड़ोस में रह रहा होगा, 16 साल की लड़की की शादी कर दी जाएगी, लेकिन कोई पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेगा। एक नागरिक की ड्यूटी है कि अगर वो लड़की 18 साल से कम की है और लड़का अगर 21 साल से कम का है तो वो शादी अवैध मानी जाती है और उस पर केस दर्ज होना चाहिए, उसको हवालात में होना चाहिए, उसके पूरे फैमिली को और उनको भी दोनों। तो ऐसे हालात में हमने अक्सर देखा है कि मुझे लगता है या तो लड़की वो मैच्योर नहीं होगी लेकिन मेंटली समझदार होगी, उसकी जबरदस्ती शादी आप कहीं करोगे और वो करना नहीं चाहती है तो क्या करेगी? सुसाइड करेगी या नहर में कूदेगी या मरेगी। तो इस तरह के हालात, ये जितनी भी अभी तक सरकारें रही हैं, किसी ने संविधान को पढ़ाने का काम नहीं किया कि जिससे लोग अपने राइट्स के प्रति, तो वो क्या डिप्रेशन में आ जाता है या परेशानी में आ जाता है, या हो सकता है कि जो ये लड़की है जो कूदी है इसका हो सकता है अफेयर हो। अभी तो हमारे यहाँ तो अफेयर को ऐसे सोचते हैं कि जैसे पता नहीं उसके पेरेंट्स के ऊपर एक आतंकवादी हमला कर लिया किसी उसने रडार में कि और ये लड़की लव मैरिज कर रही है दूसरे कास्ट वाले से, समझ रहे? तो ये मानसिकता हमारे देश में इस तरह की है और इसके जो पीछे कारण है, ये जो हमारी सरकारें अभी तक जो भी रही हैं, मैं बार बार इस बात को सब कहता हूं और ये बिल्कुल सच्चाई है कि किसी भी सरकार ने हमारे देश के अंदर हमारे संविधान और कानून को पढ़ाने का काम नहीं किया, जिसकी वजह से इस तरह से हालात या इस तरह के डिसीजंस युवा या जो पढ़े लिखे लोग तक भी इस तरह के डिसीजन लेने के लिए मजबूर हैं, ऐसा मुझे लगता है। उत्तराखंड में नियम तोड़ा तो जेल और जुर्माना, ये किस टॉपिक पे है? आई थिंक ये कोरोना के ऊपर है कि अगर ऐसा हुआ तो जेल और सीधा जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। अब देखिए, आपको लगेगा कि मैं हर मुद्दे को उससे जोड़ देता हूँ धर्म और आस्था से, लेकिन हमारे देश में धर्म और आस्था के अलावा कुछ है ही नहीं। इनसे पूछो, इनको 6 साल इनको सरकार चलाते हो गए, 5 साल ये बीजेपी वाले वाजपेयी जी चलाए और करीब करीब 40-50 साल लगभग वो कांग्रेस वाले चलाए, 2-4 साल इधर उधर के वो लोग रहे आते जाते, थोड़ा टेम्परेरी वाले, कभी चंद्रशेखर रहे, कभी वीपी सिंह रहे, कभी मोरारजी देसाई रहे, कभी वो क्या नाम है कर्नाटक वाले, वो भी एक बार प्रधानमंत्री रहे। तो एक्चुअल में क्या है कि कोरोना क्या बीमारी है क्या नहीं, इसका इलाज क्या है, ये इससे कैसे बचा जा सकता है, आज भी हमारे देश के किसी भी डॉक्टर को मालूम नहीं है, सरकार को आज तक मालूम नहीं है। उठा करके जिस सरकार को जिस स्टेट में लगता है कि एक दूसरे से पॉलिटिकल लड़ाई दिखानी है कि वहां उसकी सरकार है। अब जैसे आपने पीछे देखा होगा केजरीवाल और हरियाणा लड़ रहे आपस में, बॉर्डर सील करो, मेरे यहाँ केस कर दो। अरे पहले पता तो करो कि ये प्रॉब्लम है क्या, किसी को मालूम ही नहीं है। उठा के जिसके मन में आता है उठा करके कुछ दिन के लिए वो पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए नए रूल ले आता है। अरे दिल्ली वाले खुश हो जाएंगे कि हरियाणा का आना, लोगों का आना बंद कर दिया। तो ये पूरे देश में चल रहा है, कभी राजस्थान वाला बॉर्डर सील कर देता है, कभी छत्तीसगढ़ वाला बॉर्डर सील कर देता है, लेकिन उस पर रिसर्च करने के लिए उसके पीछे भी कारण यही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ धर्म पूजा या भगवान आस्था या ईसा मसीह या अपने कुरान या गीता या महाभारत, इनको ज्यादा तरजीह दी जाती है। अगर इनको तरजीह कम दे करके, हम ये नहीं कह रहे कि आप आस्था में मत जाइए, आस्था रखिए, कौन मना कर रहा है? आस्था आपका पर्सनल विषय है, उसको देश के ऊपर थोपिए मत आप। अगर ये देश के ऊपर एक तरह से जो थोपी जा रही है इस तरह की चीजें, कि जैसे मैं कभी कभी सुनता हूं कि सरकार की तैयारी हिंदू राष्ट्र बनाने, तो हिंदू राष्ट्र बनाने में तो फिर तो आपका संस्कृति तो पूरा अंधविश्वास में ही डूबा हुआ है। आप जितना ग्रंथ पढ़ लीजिए, मैं पूरे देश को चैलेंज करने के लिए तैयार हूं। अगर कोई पंडित या महापंडित आ जाए मेरे सामने, मैं उसको तथ्यों के साथ प्रूव कर सकता हूं कि आपके जितने ग्रंथ है सब में अंधविश्वास भरा हुआ है। तो जब आपने पढ़ाई के लिए उनको मौका ही नहीं दिया तो आप कोरोना की बीमारी कहां से ढूंढते? आप तो धर्म ही पढ़ते रहे, मुस्लिम समाज कुरान को पढ़ते रहे और जो क्रिश्चियन है वो बाइबल को पढ़ते रहे, और आपके हिंदू के तो एक ग्रंथ नहीं है, कई सारे हैं, महाभारत, गीता और आपका क्या बोलते हैं मनुस्मृति। तो इनसे फुर्सत मिले तब तो आप साइंस पढ़ोगे ना,
अब जब आप साइंस पढ़ोगे तब तो आप कोरोना की बीमारी ढूंढोगे। क्या कोरोना की बीमारी इबादत करने से ठीक हो गई या हो सकती है क्या? आप क्या सोचते हैं, आप बताइए। इबादत करने से या मंदिर में पूजा करने से या गुरुद्वारे में मत्था टेकने से या चर्च में प्रेयर करने से क्या कोरोना का बीमारी ठीक हो सकता है? मेरा ही सवाल है आपसे। आप पढ़े लिखे हैं आप, या कोई ऐसा अभी तक हुआ कोई पेशेंट ठीक हो गया होता? नहीं, ये सब लोगों की मैं आपसे ये बोलूंगी कि एक आस्था एक अलग चीज होती है। हाँ, और लोगों का हम भी वही कह रहे हैं। हाँ, भाई आस्था को उसके जीवन से मत जोड़िए, आस्था उसका अपना पर्सनल विषय है। हाँ, और ये जीवन है। जिस बीमारी को आप झेल रहे हैं, अगर आपने उनको साइंस पढ़ाया होता उस यंगस्टर्स को, उस स्टूडेंट्स को, तो सबसे पहले आपका देश ये हो सकता था कि आप उस बीमारी का इलाज कर रहे होते, आपके पास आपके पास डिसीज की आपके पास इंजेक्शन होती, दवाई होती, मेडिसिन होती, आपके पास कुछ भी नहीं। आपको ये भी नहीं पता है बीमारी कैसे है, क्यों है, अभी तक इतने महीनों में आप ये भी नहीं कंफर्म कर पा रहे। तो ये इस तरह की चीजें हमारे देश में होती रही हैं, जो एक देश का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान है। अभी आप ये देखिए कि अभी पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, इतने उससे परेशान है, काफी लोगों की जानें भी जा चुकी हैं, लेकिन अभी फिलहाल में ही केरल में कोरोना देवी की पूजा करी जा रही है। अब बताइए दीजिए, ये अब आप देखिए एक और भगवान पैदा हो गए हैं, कोरोना देवी। अब आप बताइए इसको किस तरह से लें, जो मैं बार बार अब कितना मैं उस पर बोलूं, अगर लोगों को समझ ही नहीं आए तो हम और आप क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, हम साइंटिफिकल, टेक्निकल और बिल्कुल तकनीकी तौर पर हम बात करते हैं अपने चैनल पे। हमारा किसी धर्म से ना तो कोई हमारा गिला शिकवा है, ना हमको परेशानी है। परेशानी है तो हमको सिर्फ पाखंड से है, अंधविश्वास से है। अब ये कोरोना देवी की पूजा होने लगी, आप खुद ही देख लीजिए। अरे भाई, जब इतने बड़े बड़े मंदिर, इतने बड़े बड़े महाशय, इतनी बड़ी बड़ी इबादत हो रही है, तब उससे नहीं हो रहा। कोरोना देवी मंदिर से क्या होगा भाई? अब इससे ज्यादा क्या मजाक होगा देश का? ये मजाक नहीं तो आपको बताइए क्या होगा देश का? इससे बड़ा भद्दा मजाक क्या हो सकता है कि आप उस बीमारी का इलाज ना ढूंढ करके, उसकी दवाई ना ढूंढ करके आपने कोरोना देवी मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं और कोरोना देवी की पूजा कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? कल्चर इज द टोटली इज द नॉनसेंस। कल्चर नहीं है, इसको संस्कृति नहीं कह सकते, इसको आप कहेंगे अज्ञानता, अशिक्षा। जो शिक्षा नहीं दी गई, यही इसके पीछे सबसे बड़े कारण है मेरे हिसाब से। अब हमारे पीएम और जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं दुख जता रहे हैं। जो लोग भी इस कोरोना महामारी में, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, वो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, इस महामारी में मारे गए हैं। तो उसके ऊपर बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज और हमारे नेता हैं और पीएम जी जो है क्या ये दुख जता रहे हैं इसके ऊपर। ये सुशांत सिंह राजपूत पर है, ये सुशांत सिंह राजपूत पर है ना। तो अब आप देखिए, एक अभिनेता, हमें भी दुख है, किसी के मन में कभी दुख हर एक कोई इंसान को होना चाहिए, क्योंकि जब कोई इंसान अगर अपनी उम्र, एक एवरेज उम्र रहता है किसी भी इंसान का, आपका भी है, मेरा भी है, सबका रहता है, एक एवरेज एज होता है कि भाई 80-100, या उसकी फैमिली में उसके जो फैमिली है, जो उसकी जिम्मेदारी, उनको पूरा कर जाता है। अब जो लड़का खुद ही स्ट्रगलर था और वो डिप्रेशन में आकर के सुसाइड कर लेता है, ठीक यही हुआ है ना, सुसाइड वाला केस है ये। जितने भी लीडर है, मैं कल से देख रहा हूँ, ट्वीट पे ट्वीट भाई, बहुत दुख की बात। मतलब ठीक है, हमको भी दुख है भाई, किसी की मौत पे, हर किसी की मौत पे दुख होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ऐसे लोगों से है जो ट्विटर पे ये ट्रेंड चलाते हैं, अरे क्या वो ट्रेंड कभी आप लोग को वो नहीं दिखता है, जहाँ जो कोरोना की बीमारी में जिनको आपने आदेश दे दिया रात को 12 बजे, डिसाइड कर दिया एक दिन कि आज से पूरा, जैसे एक बार देश में नोटबंदी लगाया था हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने, और एक बार वो फिर जीएसटी लगाया था। जीएसटी के लिए भी काफी लोग सुसाइड कर गए, डिप्रेशन में आ गए, उनके बिजनेस सफर कर गए। नोटबंदी के टाइम कई सौ, हजारों लोग मरे होंगे, 150 का आंकड़ा बताया जाता है, लेकिन जो गरीब गांव में मर जाता है उसका तो कहीं आंकड़ा ही नहीं होता सरकार। तो मेरा सवाल यह कि ये जो ट्वीट करने वाले जो लोग हैं, और ये जितने भी जो नेता या अभिनेता जो बड़े लोग हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत पर ट्वीट कर रहे हैं उसके सुसाइड करने पर, तो ये तो सुसाइड करना तो उसकी मर्जी का फैसला है,
उसने क्यों किया, वो डिप्रेशन में था या वो डिप्रेशन में थे, क्यों डिप्रेशन में गए, इसके पीछे क्या राज है, इसकी जांच होगी सबसे पहले। कहीं ना कोई ऐसे हालात हैं उसकी जिंदगी में कि एक युवा साथी और वो सक्सेस हो जाता है, वो जाकर के उसको सुसाइड होने के लिए मजबूर है, वो डिप्रेशन में क्यों गया, उसकी मेरे हिसाब से उसका जांच होना चाहिए। दूसरी बात, रही बात पीएम के ट्वीट पर और जितने भी लोग ट्वीट कर रहे हैं इस पर, मैं समझता हूं कि ऐसे ट्वीट अगर आप एक नेता अभिनेता पे दुख व्यक्त कर सकते हैं, तो आप जिन लोगों की मौत के जिम्मेदार तो आप खुद हैं, आपकी पॉलिसीज हैं। आज पूरे देश में देख लीजिए, हर बड़े शहर से आदमी गांव की ओर पलायन कर रहा है, पैदल जा रहा है, कोई एक ट्रक में भेड़ बकरी या जानवरों की तरह भर करके बैठ के जा रहा है, आज भी जा रहा है। उनके लिए व्यवस्था के लिए आपके पास टाइम नहीं, उनकी व्यवस्था के लिए आपके पास में ट्विटर पे ट्रेंड के लिए टाइम नहीं कि ट्विटर पे आप आवाज उठाएं उसकी। एक अभिनेता खाली, उसके लिए पूरा देश शोकफुल हो गया। कितने हजारों लोग मर चुके हैं अभी तक इस भुखमरी में, इस कोरोना के जो एक ये आपदा, जो नेचुरल आपदा आई है, इसके लिए कभी कहते हैं चाइना जिम्मेदार है, कभी कहते हैं वो जिम्मेदार है। अरे जिम्मेदार है नेचुरल, कई बार नेचुरल इंसिडेंट भी तो होते हैं ना लाइफ में। भूकंप आता है, भूकंप क्या चाइना भेज देगा आपके यहाँ? कई बार तो मैं देखता हूँ कि लोगों की मेंटलिटी, हमारे यहाँ की मानसिकता भी, पढ़े लिखे नहीं, अशिक्षित लोग हैं, नहीं चाइना ने बीमारी पैदा करी क्योंकि पहले वहां पैदा हुई है। तो नेचुरल, अगर मेरे यहाँ पे कल हमारे देश में भूकंप आ जाए, बिल्डिंग गिर जाए और कई हजार लोग मान लो उससे पीड़ित हो जाएं और फिर वो चाइना चला जाए, तो चाइना ये कहे कि भाई वो इंडिया से आया है, तो हमारे देश में लॉजिक और साइंटिफिकली बात करने को तो कोई तैयार ही नहीं है। सिर्फ पूरा जो ये जो बड़ा एक तबका है वो खास तौर से लीडरशिप जो है, सरकार जो भी होते हैं, वो उस आम आदमी को उन चीजों में उलझा के रखते हैं ताकि वो अपने सवाल, अपने मुद्दे उठा ना सके। और वो धर्म की आड़ में या जाति के आड़ में, जिस तरह से सब चीजें वहीं जाकर जुड़ जाती हैं, मुझे लगता है वो उसी में खोया रहता है। और उसके बाद में ये अपना शाही शासन सरकार चलाती रहती है, शाही लोग अपना ऐश करते रहते हैं। तो ये कहाँ तक ये इस तरह से ये जो चल रहा है ट्रेंड, कहाँ तक ठीक है? उन गरीबों को तो किसी ने नहीं सोचा। कौन ट्वीट कर रहा है, कौन उनकी व्यवस्था, ये किसका काम है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। जब आपने ये रूल लागू किया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपने जब बेन जो लगाया है, तो जो गरीब मजदूर आदमी है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जान की, उसके माल की, उसकी रक्षा की, उसके काम की, सरकार की जिम्मेदारी। अनाउंस करते हैं 20 लाख का हम तक, किसको दे? जब आदमी मर जाएगा तब वो 20 लाख उन तक पहुंचेगा क्या? जो आदमी आज भूखा है, आपकी पॉलिसी बनेगी, घूमते 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 वो 3 महीने में उसका लागू होगा, फिर वो चालू होगा 6 में, तब तक वो आदमी भूखा मर जाएगा। तो ऐसी पॉलिसी बनाने का फायदा क्या है? तो मेरा सरकार से भी आग्रह ही हम कर सकते हैं, क्योंकि हम और आप लोगों ने इतना स्ट्रॉन्ग सरकार बना दी, वो सुनती नहीं है किसी की, वह गूंगी बहरी सरकार है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस सरकार को जो कई हजार लोग पीड़ित हैं उनके परिवार के लिए सोचना चाहिए, या जो और आगे परेशानी में जा रहे हैं जिनके रोजगार से नहीं, उनके ऊपर सोचना चाहिए, बजाय इस तरह के मुद्दों पे ज्यादा बदल। अब एक सवाल और यहाँ पे खड़ा हुआ है कि वो दिन अब दूर नहीं है जब पीओके से उठेगी भारत के संग रहने की मांग। ये भी शायद हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का बयान। अब आप खुद देख रहे हैं पूरे देश का माहौल, जब से भी इनकी सरकार आई है, किस तरह का माहौल देश में, पूरा देश देख रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम पूरा देश को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, और एक ओबीसी माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है वो डरी हुई है। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, चाहे वो गाय के नाम पे हुआ हो, चाहे वो कास्ट के नाम के हुआ हो, धर्म के नाम पे हुआ हो, और वो रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आपके देश के इतने अच्छे हालात हैं। इट मीन्स कि हमारे देश के बहुत अच्छे हालात है, आर्थिक भी, सामाजिक भी। मतलब सामाजिक मतलब इसमें हम समाज में एक दूसरे को सम्मान देते हैं, बराबरी का दर्जा देते हैं। आर्थिक में मतलब कि आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है आपकी, तो और राजनीतिक भी बड़े अच्छे, आप सबके साथ मिलजुल करके फैसला ले रहे हैं। तो मुझे तो ना राजनीतिक रूप में ये सरकार किसी से ऐसा लग रही है कि किसी साथ मिल बैठ करके, जैसे विपक्ष के साथ फैसला लिया जाता है बैठ करके, या दूसरी पार्टियों के साथ, वहां भी मुझे कोई सफलता नजर नहीं आ रही। आर्थिक रूप में आप देख ही रहे हैं, खुद हमारे पर्सनल लेवल पे भी जाएं तो हमारे स्टूडियो में कोई कॉमर्शियल कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ हम ये अपने समाज को मोटिवेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो
आप जब ना आर्थिक स्थिति मजबूत है, सामाजिक भी भेदभाव आपने बढ़ा दिए, ज्यादा दूरियां बढ़ गई हैं लोगों के बीच में, चाहे जाति के नाम पर। तो भाई पाकिस्तान के जो लोग हैं वो आपके देश में किस लिए खुश होकर ये कहेंगे कि भाई भारत इतना हर तरीके से हमारा देश मजबूत हो गया है कि, और पाकिस्तान के लोग इतना वो मतलब हो गए, खुश हो गए कि वो चाहते हैं कि अब पाकिस्तान खत्म हो जाए और हम भारत में विलय कर लें। ये ऐसा कहाँ से प्रैक्टिकल लग रहा है आपको? इस बात में कोई वजूद मुझे तो नजर आता नहीं है। वो कैसे कह रहे हैं, उनके पास कुछ आंकड़े होंगे, क्योंकि सरकार जो कहती है वो तो सबको माना जाता है हमारे देश में, वो सर्वोपरि हो जाता है, सर्वोपरि हो जाता है, क्योंकि सरकार उनकी बन गई है एक बार। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिवाय एक मजाक के अलावा मैं क्या कहूँ इन चीज़ों को। और राजनाथ सिंह तो बहुत अच्छे हमारे लीडर्स में रहे हैं, पहले भी वो यूपी के सीएम रहे, तो कोई ऐसा ग्राफ नहीं था। खासतौर से जब से वो सेंट्रल में ये वाली सरकार बननी शुरू हुई है तब से शायद उनका कैसे चल रहा है पता नहीं, उस तरह से उनके पूरा सिस्टम चेंज हुआ है शायद, इस तरीके से इसके जान नहीं पा रहा है। अब एक चार्ज शीट जो है निगरो के कहने पर कि कोर्ट की फटकार की पुलिस मानती है कि हर अश्वेत ड्रग बेचता है, कितना आप सहमत है इस बात से? देखिए, ये अभी हम इसी मुद्दे पे थोड़ा देर पहले हम बात कर रहे थे अमेरिका की। तो देखिए, मैं तो पहले ही आपको बोला था, और उसके बाद वही दूसरा सवाल उससे जुड़ा हुआ है कि आज भी हमारे देश के हर आदमी की मानसिकता भी वैसी ही है जैसे कि अमेरिका में। अब आप सोचिए कि आप कैसे कह सकते हैं कि भाई जैसे किसी भी एक समाज को हम दोषी, पूरे समाज को तो नहीं ठहरा सकते ना, पूरे एक कास्ट को दोषी नहीं ठहरा सकते, किसी एक धर्म के आदमी को दोषी नहीं ठहरा सकते एक आदमी के पीछे। तो यहाँ जो हमारा जो पूरा सिस्टम है, सड़ा गला सिस्टम, उनको समझ ही नहीं, बस वो एक सिर्फ सोशल अवेयरनेस नहीं है उनके दिमाग में। उनके दिमाग में ये है कि भाई मैंने एक आईपीएस का एग्जाम दिया, जो सर डीसीपी एसीपी जो भी रहे होंगे, जिस पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, वो उतना पढ़ा है बस, उसी के बिहार पर चार्जशीट फाइल कर दी। क्या मतलब इसका? हर निगरो कैसे ड्रग सप्लायर हो सकता है, ड्रग हो सकता है? तो ये जो मानसिकता है ना, उनके अंदर कूट कूट के जो जातिवादी वाली मानसिकता है, या किसी विदेशी से जो नफरत की मानसिकता जो भरी पड़ी है, मेरे हिसाब से वो बहुत ही गलत है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप इसको ऐसे देखिए दूसरे रूप से कि जब हमारे देश के भी तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, कई लाख लोग होंगे जो विदेशों में नौकरी करते हैं। आपने आज हिंदू राष्ट्र को टारगेट बना करके चीजें क्रिएशन करनी शुरू करनी है, उसी का एक हिस्सा है। जो भी दूसरा धर्म का है, दूसरे देश का, वो देश के लिए खतरनाक है। मैं इस बात को सही नहीं, क्योंकि हमारे देश के जो कई लाख लोग बाहर नौकरी करते हैं, जिस दिन आप इस तरह की मेंटेलिटी बना करके विदेशियों पे या किसी ऐसे कंट्री को आप टारगेट करेंगे, स्पेशली इस तरह से आपके फैसले होंगे सरकार के या जुडिशरी के, या तो मैं समझता हूँ ठीक नहीं। आपके जो कई लाख लोग, क्योंकि हम अभी आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है कि हर आदमी हमारे यहाँ पे हमारे देश के आदमी को बाहर नौकरी करने की जाने की जरूरत नहीं है विदेश में। अब अभी आत्मनिर्भर पूरा देश नहीं है हमारा हर तरीके से ना। तो अगर आप वैसे किसी उन लोगों के साथ ऐसे बिहेव करेंगे धर्म के आधार पे या रंग के आधार पर, तो फिर आपके यहाँ के जो भारत के लोग बाहर नौकरी करते हैं या काम करने जाते हैं, उनके साथ भी ये इस तरह का भेदभाव दूसरे कंट्री आपके साथ शुरू करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात ना आए, उससे पहले हमारे यहाँ पर भी ह्यूमैनिटी सर्वोपरि मेरे हिसाब से मान करके इस तरह की चीजें सरकार को करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना। मानवता जो है वो सबसे बड़ा, मतलब धर्म कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए अपनी भाषा में, मानवता मेरे हिसाब से सबसे सर्वोपरि, ऐसा मानना। अब अगला सवाल ये है कि एससी में अब काशी मथुरा पर याचिका जो है वो की जाए। देखिए, ये कितना देश को किस रास्ते पे इस तरह के लोग ले जा रहे हैं। आपको पता है हमारे जो राम मंदिर और मस्जिद का जो झगड़ा था कितने सालों चला है, ठीक है। अब हम उसमें नहीं जाना चाहते सुप्रीम कोर्ट की फैसले में, क्योंकि वो तो जो हो गया तो हो गया ना, अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगले दिन सारे न्यूज़पेपर्स को पढ़ा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, हमें वकील भी बुलाए थे अपने चैनल पे डिबेट के लिए, उसमें वकीलों ने बिल्कुल बड़े अच्छे से तर्क देके बताया
कि वो जो फैसला है, जबकि ये कहा जाता है, कहावत आपने सुनी होगी कि कानून सबूत मांगता है, कोर्ट सबूत मांगता है, कोर्ट बिना सबूतों के फैसले नहीं करता है। लेकिन जो बाबरी मस्जिद का जो फैसला है, आर्टिकल 142 को इस्तेमाल करके एक लोगों के आस्था को देखते हुए किया गया। लेकिन ठीक है, फैसला हो गया ना, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, और वहां राम मंदिर बनने भी जा रहा है, आप देख रहे हैं, उस पर काम चालू हो गया है। वो अलग मुद्दा है कि वहां पे अभी वहां पर वो साकेत नगरी, क्योंकि अयोध्या किसी जमाने में वो एक बुद्ध स्थल था, बौद्ध विहार के रूप में जाना जाता था, साकेत के नाम से जाना जाता था। उनके खुदाई में उसको जमीन को समतल करने में, मंदिर के में बनाने में वहां पे बौद्धों के अवशेष मिले। तो अभी जो बौद्ध जो लोग हैं हमारे देश में, उन्होंने उस पर दावा ठोक दिया है और सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील भी फाइल किया है, पिटीशन फाइल किया है कि हमारी बात को सुना जाए, ये बुद्ध नगरी था। तो अब आप सोचिए कि उस सरकार को, उस मुद्दे को उठाते उठाते, खासतौर से जो भाजपा और आरएसएस वाले हैं, इतनी स्ट्रांग सरकार बना लिए। एक बार वाजपेयी जी की बना दी, दूसरी बार मोदी जी की बना दी, तीसरी बार फिर मोदी जी की बना दी, और तीसरी बार तो इतना खतरनाक, इतने मेजोरिटी से बना दिए कि ये सरकार अब किसी की सुनती ही नहीं। जो फैसला देंगे हम, जैसे राजाशाही में होता है ना कि राजा ने जो बोल दिया, इसका भैया इसको उठा कर ले आओ, तो उठा कर ले जाओ। पुलिस भी ऐसा काम कर रही है। अगर कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, मेरे साथ खुद हुआ है, मेरा ट्विटर अकाउंट बंद किया, मेरा व्हाट्सएप अकाउंट बंद किया, मेरा लिंक्डइन अकाउंट बंद किया किसी से। क्या मैं अपनी बात नहीं रख सकता हूँ? क्या हम लोगों के सवालों को नहीं रख सकते, लोगों की तकलीफ को नहीं उठा सकते? जो भी सरकार के से तकलीफें उठाता है या सरकार के गलत फैसलों पे बात करता है, उसको सरकार या तो जेल भेजने का काम कर रही है, या उसको जो उसके सोशल अवेयरनेस के लिए जो प्लेटफॉर्म है उनको बंद कर रही है। तो ये कौन सा तरीका है? तो बिल्कुल ही तो मुझे लगता है कि ये अब भाई, क्योंकि अब इनको लग रहा है कि जो लोग देश जो झेल रहा है, जो मार झेल रहा है, अब लोग कब तक उस मार को भूखा प्यासा रह के झेलते रहेंगे? वो समझने लगे हैं, और ये अगले इलेक्शन में मुझे नहीं लगता है कि लोग मोदी जी को दोबारा सरकार बनाएंगे। तो ये उन्हीं के लोग होंगे, आरएसएस से इन लोगों के लोग होंगे कि भाई अभी से तैयारी शुरू कर दो, मथुरा और काशी का केस भी डालते हैं कि वहां पर सिर्फ जो भी मस्जिद मंदिर का मसला है उसको हाईलाइट किया जाए, और दोबारा से फिर हिंदू मुस्लिम हो जाए, अगला इलेक्शन होगा फिर सब, क्योंकि हमारा देश में हिंदू बहुल देश है, तो फिर वो जाति खत्म हो जाएगा उनका, फिर वो दलित नहीं रहेगा, फिर वो करेंगे हिंदू की बात करो, हिंदू मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, फिर वहां पर जाति नहीं रह जाती है। जब शोषण होगा, जब शोषण करना है तो वो फिर नीच हो जाएगा, ऊंच भी हो जाएगा, फिर वहां ठाकुर, जाटव, ब्राह्मण, बनिया सब अलग अलग बढ़ जाएगा। लेकिन जब देश पे राज करना होगा तो वो इस तरह के मुद्दे, उसको धार्मिक माहौल में बदल करके दोबारा से सत्ता आने की, ये मुझे जो साजिश लगती है कि अगली बार भी हमारी सरकार बड़े और अच्छे से आ जाए, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है इसके अंदर कि इस तरह के मुद्दे अब आने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे वो किसी संगठन के माध्यम से हो, ऐसा मुझे इस केस में लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम सबके सवालों का जवाब देने के लिए, और आप लोगों को भी काफी हद तक जो आप लोगों के सवाल थे आप तक पहुंच गए होंगे। जिस तरह से गौतम रत्ना जी ने हम लोगों को बताया, काफी कुछ बताया देश को भी लेके, और ये अपर कास्ट, लोअर कास्ट को भी लेके कि हमारे समाज में किस तरह से इसको एक महत्वपूर्ण स्थान पे रखा जाता है, कितना इसको विशेष माना जाता है। इससे भी जुड़ी चीजों को हम आपके साथ अपने शो पे हम आपको वापस लेके आएंगे, और आप लोगों के हर सवालों के जवाब आप लोगों को जरूर मिलेगा। आप चाहे तो हमारे चैनल अंबेडकर नेशन पे कमेंट द्वारा अपने सवाल भी उठा सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो नीचे लिखा हुआ नंबर आ रहा है आप हमें उस पर व्हाट्सएप करें, अपने सवाल उठाए, आपको आपके जवाब जरूर मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए अंबेडकर नेशन। धन्यवाद सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है,
प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्ना। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना। खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336 बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।